Today, I, Professor Vikas Vasan, welcome you all in the one-day seminar on liberating anxiety and depression. So, to discuss this major issue, today we have Dr. Satyaprakash Sahani, ENT surgeon and life coach with us. Please have a round of applause for sir. Dr. Smita Sahani ma'am, please have a round of applause for ma'am. Thank you boss. सर आए और हमारे बच्चों को स्टाफ को मोटिवेट करें। मैं डॉक्टर एसपी साहनी, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ ENT सर्जन हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। यूट्यूब चैनल भी चलती है। वो 22 कंट्रीज़ घूमने के बाद, वो 5000 ईयर सर्जरीज़ करने के बाद और कम से कम 5 लाख लोगों से मिलने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल वर्कशॉप्स में ये जानकारी मिली है कि सारी जो कल्प्रिट है बीमारियों का वो मेन स्ट्रेस है। स्ट्रेस से ही आदमी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर, फोबिया में जा रहा है। इसके लिए सारे जो मैं देख रहा हूँ कि कई मरीज हैं जो कागज़ लेके आते हैं और फिर संदूक के साथ आखिरी तक घूमते रहते हैं। मेन कल्प्रिट उनका स्ट्रेस ही है। और स्ट्रेस, आप लोग भी सब स्टूडेंट हैं, आज एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिया है, तो मेरा तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और दूसरा, ये डॉक्टर सुनीति हैं, ये मेरी वाइफ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वाइफ वर्ड में पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। मेरा बेटा है यूरो सर्जन, UK में है। तो हम लोगों की जो है फैमिली टीम है जो ओम साई ENT हॉस्पिटल के नाम से रॉक्सी पुल पे ENT के ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल भी है जिस पे मैं देखता हूँ कि कोई स्ट्रेस नो मोर पे लोग काफ़ी जो है ये करते हैं, मतलब कोर्सेस देखते हैं और यंग बच्चे काफ़ी इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो आप लोग भी जब एग्ज़ाम देते हैं तो आप लोगों को भी कुछ एंग्जाइटी वगैरह होती है कि नहीं होती है? होती है। तो आप सब फार्मेसी के स्टूडेंट हैं? अच्छा, तो आप ये बताइए कि मेरे को स्ट्रेस गुड है कि बैड है? यार कौन एक एक करके बोलो यार। गुड है कि बैड है? अच्छा है। और कोई बैड बोलता है कि दोनों हैं? दोनों हैं, ठीक है। फार्मेसी में आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाई जाती है क्या? एनाटॉमी पढ़ाई जाती है? तो एनाटॉमी में कभी आप लोग डिसेक्शन वगैरह भी करते हैं क्या, कि एनाटॉमी पढ़ते हैं? देखिए क्या है कि मैंने आपको ये बताया है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं डॉक्टर एसपी साहनी हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। पर वास्तविकता ये है कि ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं आज डॉक्टर हूँ तो अपने आप को डॉक्टर बता रहा हूँ। मैं इंजीनियर होता तो इंजीनियर बताता। ये प्रिंसिपल साहब हैं, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बताते हैं। ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मेरी आइडेंटिटी है। सबसे पहले मिस्टेक तो हम लोग यही करते हैं कि हम लोग ये अपनी आइडेंटिटी को ही अपना इंट्रोडक्शन मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। इंट्रोडक्शन आपका, मेरा, मैडम का, इनका, सबका एक ही है। देखिए, जब हम फर्स्ट ईयर में थे MBBS के, तो हम डिसेक्शन हॉल में जाया करते थे। वहाँ पर जो है अपर आर्म, लेग, एब्डोमेन, हेड, इसका डिसेक्शन करते थे। ब्रेन का भी डिसेक्शन करते थे। पर जिसमें हम डिसेक्शन करते थे उस शरीर में लाइफ नहीं होती थी, जान नहीं होती थी। पर ब्रेन का भी डिसेक्शन करते थे, हाथ का भी डिसेक्शन करते थे। तो आज जब हम डॉक्टर बन गए हैं तो हम ऑपरेशन के पहले ECG करते हैं। ECG में करंट आता है। EEG करते हैं कान के ऑपरेशंस के पहले, कान की जांचों के पहले। EEG मतलब आप समझते हैं, जैसे ECG होता है ऐसे माइंड का भी EEG होता है। तो उसमें अब लाइन आती है, करंट आता है। पहले जब हम डिसेक्शन करते थे उसमें कोई करंट नहीं आता था, उसमें कोई करंट नहीं आता था।
उसमें सिर्फ नहीं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ब्रेन, बॉडी, हैंड्स, इनको जो जोड़ने वाली चीज़ है वो कोई एनर्जी है, वो कोई करंट है जो हमारे पूरे शरीर की सेल्स को जोड़ रहा है। वो नहीं तो हम नहीं। तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये माइक से हम बोल रहे हैं, ये भी क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ये एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्म हो गई है ये भी एनर्जी। नटशेल कहने का तात्पर्य ये है कि ये एनर्जी को ही हम सोल बोलते हैं, एनर्जी को ही मन बोलते हैं, एनर्जी को ही चेतना बोलते हैं, एनर्जी को ही चित्त बोलते हैं। यही चीज़ है, यही हमारी लाइफलाइन है जो हमारे बॉडी को चलाती है और कनेक्ट करती है। और जब अपन जैसे बोलते हैं कि इसकी डेथ हो गई, तो डेथ हम लोग कब डायग्नोज करते हैं? कोमा में तो आदमी पड़ा रहता है, तो कोमा में तो हम डायग्नोज नहीं करते कि डेथ हो गई। डेथ का मतलब क्या होता है? जब हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं आपस में कम्युनिकेट करना बंद कर देती हैं। तो धीरे 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 जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो बॉडी को डेथ मानी जाती है। बोलते हैं कि एनर्जी अपनी जो है ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर इतना समझ में आया है तो मुझे परमिशन दो कि मैं आगे बोलूँ। इतना समझ में आया है कि ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स क्या है? दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि हम लोगों ने ब्रेन पढ़ा, बॉडी पढ़ी, हैंड्स पढ़े, पर माइंड हमने कभी नहीं पढ़ा। इस एनर्जी के बारे में आप लोगों ने भी कहीं नहीं पढ़ा, किसी किताब में जो है कभी भी नहीं दिया गया। किसी किताब में भी इस एनर्जी के बारे में कभी नहीं बताया गया। ये है क्या? इसको मैं सरल रूप से आपको समझाता हूँ कि समझ लीजिए कि ये हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जेटिक कैमरा है जो हमारी थॉट्स, मतलब हमारे विचारों को, हमारे इमोशन को कैप्चर करता है, मतलब खींचता है और फिर ब्रेन में डालता है। और ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनता है और वो फिर हार्ट में जाता है, वो हार्ट से एम्पलीफाई होकर पूरी बॉडी में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी हमने खुशी का समाचार सुबह सुन लिया तो हमारे अंदर खुशी की तरंगें जनराती हैं, तो हम लोग उत्साहित हो जाते हैं। कभी कभी हमने कोई दुखित समाचार सुन लिया तो हमारा मन दुख में हो जाता है, और हम जो है हमारी बॉडी भी वैसे की वैसे ही ढीली ढीली चलने लग जाती। इतना समझ में आ रहा है कि ये जो है बॉडी में ही, जैसे ये लाइट जल रही है, एसी भी जल रहे हैं, पर जल कैसे रहे हैं? ये हाथ और ये हाथ क्या अलग हैं कि एक ही हैं? ये हाथ और ये हाथ अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही हैं। वैसे ही अगर लाइट चली जाए तो ये सब लाइटें बंद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? एसी ही बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या है कि हमारे अंदर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का एसेंस अंदर डला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग चल रहे हैं। किसी की कैपेसिटी 0 वाट की है तो उस हिसाब से चल रहा है, किसी की कैपेसिटी 100 वाट की है तो 100 वाट से चल रहा है, कोई 100 वाट से चल रहा है, कोई एसी है, कोई पंखा है। तो सब लोगों के अंदर करंट वही चल रहा है। इतना अगर समझ में आ गया तो अब अपने किसी ने कहा कि स्ट्रेस जो है गुड है कि बैड है। स्ट्रेस तो देखो होती है। स्ट्रेस अगर लाइफ में नहीं होगी, ईसीजी में ऊपर नीचे नहीं होगा, तो फिर आदमी की सीधी लाइन तो मतलब खेल ख़त्म, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। तो स्ट्रेस होती है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, इतना आपको स्ट्रक्चर बॉडी का समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इम्पोर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं कि स्ट्रेस गुड है कि बैड है, कब तक गुड है, वो कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। इसके लिए क्या है, मैं आपको छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबिनार के लिए कोई पेमेंट नहीं ली गई, आपसे कुछ कलेक्शन नहीं लिया गया, बस एक ही चीज़ आपको देनी है।
कोई भी चीज़ को अगर आप याद करते हैं तो आप क्या देते हैं, उसमें क्या लगाते हैं जब आपको अच्छी तरह याद होती है। टॉपर क्या करता है, जब पढ़ाई करता है क्या करता है, वो कैसे पढ़ता है। जो टॉप करता है कैसे पढ़ता है, आप कैसे पढ़ते हैं बॉस? यस, आप कोई भी कैसे पढ़ते हो? फोकस लगा के, अटेंशन लगा के कैसे पढ़ते हो? फोकस करके। और बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं भाई? जब अपन फोकस लगाते हैं जब भी तो आपका ध्यान लगता है कि नहीं लगता। तो मैं आपको इस वेबिनार में भी, इस सेमिनार में भी, जब तक आप फोकस नहीं लगाओगे काम नहीं बनेगा। एक क्या कि जब तक आप किसी भी, बैठ जाओ, जब भी आप किसी चीज़ में फोकस नहीं लगाते हैं, मैं वो आपको, क्योंकि जहाँ हमारा ध्यान जाता है, जैसे आपको लाल शर्ट लेनी है तो आपको शहर में लाल शर्ट पहने ही लोग दिखेंगे। अगर होंडा सिटी लेनी है तो होंडा सिटी वाले ही लोग दिखेंगे। क्यों? एक कहानी से समझाता हूँ। विक्रम वेताल की कहानियाँ तो आप लोगों ने सुनी होंगी। एक कहानी है जिसमें विक्रमादित्य वेताल को सिर में लेकर अपने कंधे पे बिठाकर जा रहा। तो कहानी सुनाता है वेताल कि राजन, एक गुरुकुल में एक गुरु की लड़की है और 3 शिष्य हैं जो तीनों होनहार हैं, खूबसूरत हैं। तीनों उस लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं। लड़की सचोपन में पड़ जाती है कि किसको लाइफ पार्टनर बनाऊं। कंफ्यूज रहती है, समझ नहीं पाती। इसी सचोपन में वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, मतलब अपने आप को ख़त्म कर लेती है। तीनों प्रेमी या आशिक, कुछ भी कह लो, वो परेशान हो जाते हैं। एक तो वहीं चिता के पास बैठ जाता है, एक उसकी अस्थियां लेके बैठ जाता है अपने घर पे। वो एक भ्रमण के लिए निकल जाता है। 1 साल बाद जो भ्रमण करने जाता है वो ऐसी टेक्निक ले आता है कि टेक्निक से वो उस लड़की को दोबारा जीवित कर लेते हैं। अब विक्रमादित्य से, अब जो है वेताल विक्रमादित्य से पूछता है कि बता, अब लड़की किसको अपनाएगी? जिसने अस्थियां पकड़ी हैं, जो भ्रमण करने गया है, जो वहाँ बैठा है फुल अटेंशन के साथ, किससे करेगी? आप लोगों में कोई गैसेस? किससे इश्क करेगी? किसको अपनाएगी? किसको लाइफ पार्टनर बनाएगी? एनी गैसेस? आप लोग कोई विक्रमादित्य से कम थोड़ी हैं भाई। तो हैं? ठीक है, और कोई? एनी गैसेस? लेडीज फर्स्ट। यहाँ जो वहाँ बैठा है, वेरी एनीबडी? विक्रमादित्य बोले कि जिसने अस्थियां संभाली हैं वो तो भाई का रूप हो गया, जिसने पुनर्जन्म दिया है वो बाप का रूप हो गया। जो वहाँ बैठा है फुल अटेंशन से, उसी को ही वो अपनाएगी। तो टॉप तो वही लड़का करेगा जो फुल अटेंशन के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना मोबाइल के पढ़ाई करेगा। तो फुल अटेंशन से ही जो काम किया जाएगा उसी को ही जो है प्रेमिका मिलेगी। आप लोगों की प्रेमिका तो अभी जो है पढ़ाई है, स्किल्स ही हैं, वैल्यू ही है। तो अब अपन बात करते हैं, अटेंशन की बात हो गई, कोई भी काम करना है अटेंशन से करना है। दूसरा, अपनी आइडेंटिटी को अलग रख के करना है। अब स्ट्रेस क्या है कि स्ट्रेस काम में भी है। क्यों? क्योंकि लोग सुनते तो हैं कि वर्क इज़ वर्शिप, पर वर्शिप मानते नहीं हैं। जैसे आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि मैं उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाता। अब आप जिस में पढ़ रहे हैं उसी को कोस रहे हैं, तो आपको कैसे शिक्षा मिलेगी? तो वर्क इज़ वर्शिप का मतलब ये होता है, जहाँ रहते हो, जहाँ पढ़ते हो, जो साधन आपके पास हैं उनका गुणगान करो, ना कि उनको कोसो। दूसरा, उसी वर्क से
ऐसे परेशान होके, ऐसे मानसिक तनाव में आदमी घर पहुंचता है। घर में बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो कुछ बताना चाहते हैं पर हम लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उनसे बात नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। जब टाइम नहीं दे पाते तो अपने रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। और स्कूल्स, जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी आजकल जो है टेंशन में है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो मस्ताने पैदा होते हैं पर माँ बाप, पेरेंट्स, स्कूल वाले सब उनको पकड़ पकड़ के कि बस आ गई, टिफ़िन का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनको बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट मैन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। तो अभी ये रिसर्च हुई है कि इस सब स्ट्रेस का नुकसान ये हुआ है कि एंग्जाइटी 37% बढ़ गई है, स्ट्रेस 28% बढ़ गई और एडिक्शन 17% बढ़ गया और एंगर 12% बढ़ गई। ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। अब अपने को इसको कंट्रोल कैसे करना है? स्ट्रेस कहाँ होती है, कोई बताएगा? स्ट्रेस का ओरिजिन कहाँ है? हाथ में है, टांग में है, पैर में है, ब्रेन में है, कहाँ है? ब्रेन में है कि माइंड में है? ब्रेन तो एक मांस का टुकड़ा है यार, जो यहीं रह जाता है। ब्रेन में कुछ नहीं है, अपनी एनर्जी माइंड में है, मन में है, सोल में है। ब्रेन का तो हम डिसेक्शन करते थे, काटा पीटी करते थे। जिसको काट सकते हैं, पीट सकते हैं, वो मैटर है। परेशानी मैटर में नहीं है, परेशानी माइंड में है, एनर्जी में है। माइंड क्या है? एक एनर्जेटिक कैमरा है जहाँ अपने विचार जाते हैं। वो माइंड भी क्या है? दो तरह का होता है, एक जागृत मन, एक अजागृत मन, कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। कॉशियस माइंड क्या है? जो आप और मैं बात कर रहे हैं। और सब कॉशियस माइंड क्या है? जो आपको, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, पर स्क्रीन वगैरह, एसी वगैरह सब लगे हैं, वो भी आपके दिमाग में जा रहे हैं। सब कॉशियस माइंड की पावर 95% रहती। ये रिसर्च है कि 92% लोग जिंदगी वो नहीं जी पाते जैसी वो चाहते हैं। 8% लोग हैं, बिल गेट्स, फेसबुक का मालिक, टाटा, बिरला, ये 8% लोग हैं जो जैसी ज़िंदगी चाहते हैं वैसी जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनने समझ लिया है कि सब कॉशियस माइंड की पावर 95% है। दूसरे तरीके से समझाता हूँ, समझ लो कि एक कोठी है, एक महल है। महल में हर 15 दिन बाद ऊधम मचता है गेट पे, हर 15 दिन बाद ऊधम मचता है। सारे पड़ोसी आते हैं, चौकीदार को समझाते हैं, चौकीदार को डांटते हैं, चौकीदार हाँ हूँ कर देता है और फिर झपकी मारने लग जाता है। 15 दिन बाद फिर ऊधम मचता है। क्योंकि कारण ये है कि जो महल का मालिक है वो हर 15 दिन में सनक जाता है, वो गेट पे आता है और बंदूक से ऊधम मचाता है। वो हम समझाते किसको हैं? चौकीदार को। अगर चौकीदार क्या है? कॉशियस माइंड है। और सब कॉशियस माइंड क्या है? मालिक, पीछे वाला मालिक जो महल का है। जब तक हम सब लोग मिलकर उसको नहीं समझाएंगे तो हमारी स्ट्रेस कैसे दूर होगी? समझ रहे हैं आप बात को? कोई भी चीज़ आप याद करते हैं तो आप ऊपर से एक बार पढ़ने से ऊपर जो मालिक जब ही समझेगा जब सब लोग मिलके जाएंगे, पूरी अटेंशन से जाएंगे तो कम से कम 10-15 बार उसको समझाएंगे, जब मालिक समझेगा। ऐसे ही क्या है कि कोई भी चीज़ को जब आप याद करते हो, 7, 11, 21 बार रिवाइज करते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा वो तुरंत बाहर निकल के आएगी। ये होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए एक स्पाइरल मॉडल जो कि स्ट्रेस का होता है, जिससे अपन स्ट्रेस को मैनेज करते हैं,
उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्पाइरल ये होता है, देखिए ये स्पाइरल है। अगर कोई आदमी सक्सेस करता है तो यहाँ से ऊपर पहुँचता है, पर जो आदमी स्ट्रेस में रहता है वो ऊपर से एकदम नीचे आ जाता है। जैसे मान लो स्ट्रेस क्या है, गुड है। कब तक गुड है? स्टेप 1, जैसे मान लो सुबह कोई समाचार आ गया कि आपके नंबर सही नहीं आए, आपकी एक आध सब्जेक्ट में कुछ रुकावट हो गई है, तो ठीक है, मन को आप ये बोल सकते हो कि कोई बात नहीं, दोबारा देंगे, पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं। पर आदमी ऐसा नहीं करता। आदमी वही चीज़ को अपने दोस्तों को लगाएगा, तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, मेरे तो ये आया यार। फिर वो कहेगा कि मेरा तो हो गया, वो कहेगा साला ये तो पढ़ता नहीं था, इसका कैसे हो गया। अब टेंशन बढ़ने लगी। अब वो थोड़ी देर बाद जब 7-8 बार आपने रिपीट करी तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। वो एनर्जी जो है, पहले एक विचार आया, आपने उसको बार बार बोल के उसको एनर्जी दे दी, वो इमोशन बन गया। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन, वो इमोशन बन गया। तो जैसे ही वो इमोशन बना वो अपने माइंड में गया। माइंड में जाके फिर आपका पूरा उदासीन हो गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, बस ये कहानी शुरू हो गई। कोई बात नहीं, अगर यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो स्टेप 2 आती है। अब आपने क्या किया, अंदर एक डर बना लिया, एक डर, आपने एक शेर पैदा कर दिया अपने दिमाग के अंदर कि मैं तो भैया दोस्त बड़ी मुश्किल से तो ये श्री राम कॉलेज में एडमिशन मिला था, अब यहाँ भी अगर 2 बार फेल हो गया तो निकाल दिया जाऊँगा। अब डर बना लिया आपने, उसी से आप डर रहे हैं। पर कोई घबराने की बात नहीं है। ये डर को भी दूर करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसको स्टीरॉयड बोलते हैं, वो निकलते हैं, वो आपको लड़ने की क्षमता देते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 तक तो स्ट्रेस ठीक है, ये गुड है, क्योंकि आपको थोड़ी एंग्जाइटी हुई, थोड़ा स्ट्रेस हुआ, आपकी बॉडी ने भी मदद की, आपने भी अपनी मदद की, तो आपने कंट्रोल कर लिया। पर यहाँ भी अगर आपने आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बड़ी दिक्कत है। अब आपने उसको इमोशन बना लिया। इमोशन और फीलिंग में क्या फ़र्क होता है? जैसे पिक्चर में हम जाते हैं, पिक्चर में कोई दुख का सीन आया तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद गाना बजता है तो हमारे पैर थड़कने लग जाते हैं। इमोशन थोड़ी देर के लिए रहता है, पर ये इमोशन क्या है कि एनर्जी है। ये एनर्जी क्या करती है, आपको डराती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब आप डरते हो तो हमारे ब्रेन में 2 खिड़कियां हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे वाली को बोलते हैं ये फ्रंटलिस मसल, पीछे वाली को बोलते हैं एमाइल्डा। जब आप डरते हो तो वो खिड़की खुल जाती है, वो आपको और डराती है। कई लोग लिफ्ट पे नहीं चढ़ पाते, कई लोग एक्सीलेटर पर नहीं चढ़ते, वो डरते ही जाएंगे, अब उनको कोई नहीं रोक रहा। अब धीरे धीरे डरते 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 उनको एंग्जाइटी होने लगी, फिर उनको जो है गुस्सा आने लगा, फिर उनको जो है सैडनेस, उदास हो गए। उदासी क्या है? फीलिंग है। पहले इमोशन बना, आपने कंट्रोल नहीं किया। पहली स्टेज पे, दूसरी स्टेज पे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को बॉडी की मदद के साथ कंट्रोल कर लो, अच्छी संगत के साथ कंट्रोल कर लो, मोटिवेशन के साथ कंट्रोल कर लो, तो स्ट्रेस बुरी नहीं है, काम करने में मदद देती है। पर अगर आपने इमोशन बना दिया उसका, वो इमोशन से अगर फीलिंग में बन गया तो आप मान के चलिए कि आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपकी बैटरी, जैसे मोबाइल की बैटरी पावर सेविंग मोड में चली जाती है, तो आपकी बॉडी भी जो है पूरी पावर सेविंग मोड में चली जाएगी। आपकी चाल धीरी हो जाएगी, कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रहेगी। लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे को कि साहब पहले तो मैं ये था, कोई जेनेटिक इंजीनियर है, कोई क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई MRCS किया है, कि अब मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता। कुछ ना कुछ कोई टाइगर फैक्टर मिल गया, उसको उन्होंने पकड़ लिया और आदमी जो है उसके हिसाब से ड्राइव हो गया। इसलिए यहाँ भी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपके बॉडी के अंदर, ब्रेन में से कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको एड्रेनलिन बोलते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। वो आपकी ब्रेन सेल्स को डेड कर देते हैं।
जिससे आपको थायराइड, दर्द, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी जो 64 मेगाहर्ट्ज़ होनी चाहिए वो 52 हो जाती है, वो सारी बीमारियां आपको घेर लेती है। थायराइड, डिक्रीज इम्यूनिटी, लीड्स टू पेन, अगर वो 52 से 42 तक आ जाएगी तो कैंसर तक आदमी को हो जाता है। तो स्ट्रेस गुड है अप टू 2 स्टेज तक, उसके बाद वो बैड है। अगर कोई सेकंड या थर्ड स्टेज में है, दवाइयों की मदद ले, काउंसलिंग की मदद ले, एक्सरसाइज करे, उसके लिए मैं कुछ टिप दूंगा। अगर यहाँ भी आपने कंट्रोल नहीं किया, क्रॉनिक फटीग, हार्मोनल डिसबैलेंस, आपकी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाती है। आदमी कहता ठीक है यार, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मैं तो रिटायर हो गया, 60 साल जी लिए, अब क्या करना है, अब तो बस मरने की इंतज़ार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग को एक इक्वेशन देता हूँ, इक्वेशन बताता हूँ जिससे आप स्ट्रेस को इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? तो इक्वेशन बड़ी इजी सी है, आप लोग जानते हैं S = P/R। S क्या है? स्ट्रेस। P क्या है? प्रेशर। वो R क्या है? रेजिस्टेंस। अगर अपन प्रेशर को रेजिस्टेंस से, जैसे मान लो प्रेशर 10 है या 100 है या 500 है, अगर रेजिस्टेंस 0 कर दें और 100 गुणा 0 कितना होगा? 0। अगर हम रेजिस्टेंस कर दें, देखिए बाहर के लोगों को ठीक करना मुश्किल है क्योंकि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई कुछ भी बोल सकता है, जबान में हड्डी नहीं है, कोई आपको मोटा बोल सकता है, कोई काला बोल सकता है, कोई बदमाश बोल सकता है, कोई गाली दे सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई बुरा बोल सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। पर हमारे मन की स्थिति ना बदले उसके लिए हमारे पास परमात्मा ने एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनल म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा। ध्यान से सुनना, ये है हमारा पीनियल ग्लैंड, देखिए यहाँ तिलक लगाते हैं अपन, इसके पीछे है प्यूटिटरी, ये है थायराइड, इसके ऊपर है पैराथायराइड, ये है पेनक्रियाज जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, नीचे है एड्रेलिन, किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड, उसके नीचे होते हैं गोनेट्स, लेडीज़ में ओवरीज और जेंट्स में टेस्टिस। ये 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं और ये जो है ब्रेन के केमिकल से कंट्रोल होते हैं। जब हम राम रूपी ब्रेन, 2 तरह के ब्रेन होते हैं अपने अंदर, एक राम रूपी जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन, और एक है रावण रूपी ब्रेन जो स्टीरॉइड और एड्रेनलिन रिलीज करता है। होता है कि समस्याएं, एग्ज़ाम इतने टफ नहीं होते हैं जितना टफ हम लोग पढ़ लेते हैं। एक कहानी से समझाता हूँ। एक राजा को उत्तराधिकारी चाहिए था, एक राजा को उत्तराधिकारी चाहिए था, डोंडी पिटवा दी, एक कमरे में लॉक लगवा दिया और 4 इक्वेशन लगा दी। बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, बहुत लोग आए, इक्वेशन सॉल्व करते थे, ताला नहीं खुलता था। राजा परेशान हो गया। एक गांव से किसान का लड़का आया, मस्ती में आया, झूमता आया, उसने कहा मैं खोल दूंगा। उसने आंखें बंद करी और दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया क्योंकि ताला लगा ही नहीं था। अरे एग्ज़ाम में पेपर कई बार बहुत सरल आता है, आप लोग कितना पढ़ लेते हो कि आप लोगों को यही समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अरे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये भी आपके समझ में आना चाहिए। समस्या को बड़ा रूप ना दें। तो आपके अंदर ही शक्ति है जिसको जगाना है। आपके अंदर इनबिल्ट ऑर्गेनिक एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा है, उसको मेंटेन करना है। उसी को मेंटेन करने के लिए डेली रूटीन वही है, ABCDEF फार्मूला याद रखें। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत करें। B फॉर बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ें।
सी फॉर चैंटिंग, टॉप करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, उसी का संकल्प दिन भर दोहराएं। और डी फॉर डाइट, अच्छी डाइट लें। क्या खा रहे हैं, वेज नॉन वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके खाने के बाद आपकी शब्दावली कैसी है इस पे फ़र्क पड़ता है। ई फॉर एक्सरसाइज, 15-20 मिनट रोज़ एक्सरसाइज को दें। और एफ फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फन। ABCDEF फार्मूले को याद रखें, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हुए चलें और हर एग्ज़ाम में, हर पल, हर मोमेंट में सक्सेस प्राप्त करें। थैंक यू। किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकता है। आपका हॉल, सब माइक, सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते रहेंगे।